नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सर्वेश है और मैं एक टीचर और आपका एक दोस्त हूँ। ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जिनको रिसोर्सेज की कमी है और जिनको अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं। मैंने पहले भी एडटेक प्लेटफॉर्म में अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म में मैं पढ़ाया हूँ और इसके बाद मैं अपना ये छोटा सा चैनल स्टार्ट किया हूँ जिससे मैं स्टूडेंट की मदद कर सकूँ। तो पहला मैं इंडियन पॉलिटी अपने लेसन में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने अपना थंबनेल देखा होगा आपका कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो इलेक्शन कमीशन है, आप जानते होंगे जैसे अपने यहाँ जो इलेक्शन होते हैं इंडिया में, तो उसको जो रेगुलेट करता है वो इलेक्शन कमीशन होता है। और ये जैसे आप सब लोग जो मेरा वीडियो देखेंगे वो सिविल सर्विस वाले होंगे, तो इलेक्शन कमीशन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों में कॉमन टॉपिक है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको पूरे क्लियरिटी से पॉलिटी के टॉपिक और भी आने वाले दिनों में दूसरे सब्जेक्ट अच्छे से मैं पढ़ा सकूं। तो ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इस्टेब्लिश किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसका वर्णन जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है ना। ये एक परमानेंट बॉडी है और ये इसका काम क्या होता है, कोई भी इलेक्शन को फेयरली कंडक्ट कराना। फेयरली का मतलब होता है अच्छे से, मतलब कोई भी लड़ाइयाँ ना हो, कोई भी फेयर मतलब होता है अच्छे तरीके से कराना, ना कोई लड़ाई ना कोई दंगा, कुछ भी ना हो। ये काम होता है इलेक्शन कमीशन का। ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो 324 के तहत, अपने संविधान में 324 जो आर्टिकल है उसके तहत इसको लिया गया है। ठीक है ना। और ये क्या है, इसका जो काम होता है, इट प्रोवाइड्स द सुप्रीटेंडेंस का मतलब होता है कि देखना। सुप्रिटेंडेंस का मतलब जांच करते हुए, कोई भी चीज़ की जांच करते हुए। और डायरेक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है इलेक्शन कैसे कंडक्ट करना है, और कंट्रोल कराता है कि इलेक्शन कैसे होने हैं। ठीक है ना। तो ये होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये ऑल इंडिया बॉडी है जो कि स्टेट के और ऑल इंडिया बॉडी मतलब होता है कि ये दोनों जगह के इलेक्शन को डायरेक्ट कर सकता है। जैसे सेंट्रल के इलेक्शन हो गए और स्टेट के इलेक्शन हो गए, है ना। तो ये मतलब होता है। और एक बात और इसमें आप लोग को याद करने मतलब नोट करने वाली चीज़ ये है कि जो इलेक्शन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में होते हैं उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन ही देखता है। ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन जो होगा वो सेंट्रल के इलेक्शन देखेगा, उसी तरीके से जो स्टेट के इलेक्शन है उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। जैसे गांव में हो गए, पंचायत के चुनाव हो जाते हैं, आपके नगर निगम के चुनाव हो जाते हैं, वो सब स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है, देखिए कंपोजिशन में मैं आ गया, मगर आपको केवल जैसे स्टेट पीसीएस में क्या आता है टॉपिक कि किस आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन लाया गया है, तो आर्टिकल 324 ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं अपन कि इसका कंपोजिशन क्या है। इसका कंपोजिशन कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि इसके अंदर कौन कौन सी कंपोजिशन का मतलब होता है कि इसके अंदर कौन कौन कितने मेंबर हैं, कौन कौन शामिल है इलेक्शन कमीशन के अंदर।
तो वो होता है स्ट्रक्चर, कह लीजिए आप स्ट्रक्चर। जैसे आप कोई स्कूल में जाते हैं, कितने पीरियड लगते हैं, तो उस पीरियड में कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं। उस तरीके से इलेक्शन कमीशन भी एक बॉडी है, उसके अंदर कितने मेंबर्स रहते हैं वो सब आपको कंपोजिशन में पता चलेगा। ठीक है ना। तो 324 के तहत इलेक्शन कमीशन आया है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन बॉडी जो है वो क्या कंपोजिशन है। तो पहला तो इलेक्शन कमीशन जो है अपना इंडिया का, वो कंसिस्ट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना, जिसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है ना। और दूसरा है जो अपॉइंटमेंट होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और जो दूसरे कमिश्नर हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। मतलब अपॉइंटमेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और कोई भी जो दूसरे चीफ अदर जो रहते हैं इलेक्शन कमिश्नर उससे छोटा, चीफ मतलब बड़ा इलेक्शन कमिश्नर, और अदर इलेक्शन कमिश्नर मतलब उससे छोटा इलेक्शन कमिश्नर, ये दोनों के जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ही करता है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आते हैं स्टेट पीसीएस में कि कौन अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है ना। और व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शॉल बी एक्ट एज चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन। मतलब अगर कोई दूसरा इलेक्शन कमिश्नर, मतलब कोई अगर इलेक्शन कमिश्नर दूसरे अपॉइंट होते हैं, मतलब छोटे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से छोटे इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट किए जाते हैं, तो उसमें जो चेयरमैन होता है वो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही बनाते हैं। मतलब ये है जैसे सीनियरिटी जो होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होगा, जो मेन हेड होगा, है ना, ये कह रहे हैं। और फिर आता है द प्रेसिडेंट में अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सच रिलेगेशन एज में कंसीडर नेसेसरी टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन। मतलब जब भी कोई रीजनल कमिश्नर को बनाना होगा कहीं भी, रीजनल कमिश्नर मतलब होता है जैसे आप दिल्ली नहीं, मतलब यूपी में रह रहे हैं, तो यूपी में जैसे लखनऊ रीजन है, उसमें कोई रीजनल कमिश्नर बना सकते हैं। तो रीजनल कमिश्नर जो बनाएंगे उसमें जो कंसल्टेशन करेंगे प्रेसिडेंट, वो किससे करेंगे, इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके ही रीजनल कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। ठीक है ना, ये कह रहा है। अब लास्ट बात आती है जो कंडीशन और टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है। मतलब जो होता नहीं, यहाँ पे बता रहा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर जो अपॉइंट होते हैं उसका जो सर्विस और टेन्योर है वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं, है ना। फिर कुछ फैक्ट वाली बात है। जैसे फैक्ट ये है कि जब इलेक्शन कमिश्नर आया 1950 में, तो 15 अक्टूबर 1989 को इलेक्शन कमिश्नर सिंगल बॉडी था। इलेक्शन कमिश्नर सिंगल बॉडी था। कब था सिंगल बॉडी? 15 अक्टूबर 1989 को। ठीक है ना। मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही बस था। मगर 16 अक्टूबर 1989 को प्रेसिडेंट ने दो अलग चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया। ये डेट आ सकती है 16 अक्टूबर 1989, 16 अक्टूबर 1989। तो प्रेसिडेंट ने दो और कमिश्नर्स को अपॉइंट किया। क्यों अपॉइंट किया? क्योंकि वर्क जो था वो इंक्रीज़ हो रहा था इलेक्शन कमीशन का, है ना। और उसी टाइम जो अपनी वोटिंग एज थी 21 से 18 कर दी गई थी, है ना। ये भी आपको याद रखना। तो डेट ये याद रखना, जैसे कभी पूछता है कब प्रेसिडेंट ने दो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए थे, तो ये डेट होगा 16 अक्टूबर 1989, है ना। और डेट कब कर दी थी 21 से 18, वो भी 16 अक्टूबर 1989 को ही की थी, है ना। ये याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जस्ट अ मिनट, मैं धीमे ही पढ़ाऊँगा, मेरी फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन कमिश्नर फंक्शन करी मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्ट ऑफ
3 इलेक्शन कमिश्नर, मतलब इसके बाद जब 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए प्रेसिडेंट ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर जब अपॉइंट किए, तो ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। मल्टी मेंबर मतलब एक से ज़्यादा, एक इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और 2 जो थे वो अदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो मल्टी मेंबर बॉडी एक्ट की, है ना। और इसके बाद जो 2 पोस्ट इलेक्शन कमिश्नर की वो एबॉलिश कर दी गई, मतलब हटा दी गई। जो 2 इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट थी वो 1990 में हटा दी गई, है ना। और इलेक्शन कमिश्नर रिवर्टेड टू अर्लियर पोजीशन, मतलब पहले जैसे इलेक्शन कमिश्नर हो गया, मतलब एक केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। फिर उसके बाद अगेन अक्टूबर 1993 में प्रेसिडेंट ने फिर 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया, है ना। ये डेट आपसे पूछ सकता है कि कब 2 जो नए इलेक्शन कमिश्नर थे फिर से अपॉइंट किए गए, तो अक्टूबर 1993 में अपॉइंट किए गए। उसके बाद से आज तक इलेक्शन कमिश्नर मल्टी मेंबर बॉडी ही है, मतलब 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं। पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 उसके साथ असिस्ट करने को 2 इलेक्शन कमिश्नर और, मतलब 3 मेंबर है ना। अभी ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं अपन कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर की जो पावर्स है और उसकी सैलरी है वो इक्वल रहती है ना। किसके बराबर इक्वल रहती है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी किसके इक्विवेलेंट होती है, तो इसमें आप कहेंगे कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर रहती है। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं ना। जस्ट अ मिनट। हाँ, ऑफिस बताना चाहूँगा कि जो ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ये कितने साल तक होल्ड कर सकते हैं ऑफिस? 6 ईयर तक, 6 ईयर या फिर 65 ईयर, जो भी पहले आ जाए। या तो उनकी एज 65 हो जाए या फिर 6 साल तक वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं ना। और इनको दे दे कैन रिज़ाइन एनी टाइम एंड रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, है ना। ये रिज़ाइन मगर कर सकते हैं, अगर इनकी इच्छा हो तो ये रिज़ाइन कर सकते हैं और इनको रिमूव भी किया जा सकता है एक्सपायरी टर्म होने के पहले, ठीक है ना। अब आती है इंडिपेंडेंस की बात। इंडिपेंडेंस मतलब होता है स्वतंत्रता। क्या स्वतंत्रता इलेक्शन कमिश्नर को दी गई है? तो पहले तो याद रखिए, आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता है, बताया था मैं, फ्री फेयर इलेक्शन कराना, है ना। तो इंडिपेंडेंस मतलब यहाँ पे टॉपिक ये है कि कैसे इलेक्शन कमिश्नर स्वतंत्र बॉडी है, ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंस। तो पहला पॉइंट ये है इसमें कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया जाता है। मतलब अभी बताया ना मैं आपको, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मतलब होता है 6 ईयर के लिए उसको अपॉइंट हो गया तो वो 6 ईयर तक रहा आता है ना। कोई फ्यू प्रोविज़न है उसी के तहत निकाल सकते हैं, मगर ऐसा देखा गया है कि 6 साल तक जो अपॉइंट किए जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर वो रहते हैं 6 साल तक, है ना। तो ये इनको एक सिक्योरिटी दी गई है ना। ये बता ही चुका हूँ इनको कैसे हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हटाते हैं। मतलब मैं सैलरी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर मिलती है, और इनको हटाया भी जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है ना। कैसे हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को? मतलब एक रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है दोनों हाउस में पार्लियामेंट के एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, है ना। और या फिर उसको प्रूव करना पड़ता है मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। जैसे आपको पता होगा कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो तो पार्लियामेंट में बोथ हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ
एक रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर एक ग्राउंड है कि जैसे जैसे मिसबिहेवियर में एक ग्राउंड आता है, जैसे उस मेंटल स्थिति ना सही हो, उसका दिमाग ही ना चल रहा हो, तो ये भी एक प्रोविज़न है कि उनको हटाया जा सकता है ना। तो और दूसरी क्या इंडिपेंडेंस दी गई है इलेक्शन कमीशन को, कि सर्विस कंडीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वेरीड टू डिसएडवांटेज आफ्टर इस अपॉइंटमेंट। मतलब जो सर्विस कंडीशन, मतलब ये कह रहा है जो जो सर्विसेज, मतलब सैलरी हो गई, पर्क्स हो गए, जो डिसाइड किए गए हैं उसको कोई हटा नहीं सकता है 6 साल तक। जब तक वो पोस्ट में रहेगा तब तक उसको सैलरी और सर्विस में जो भी चीज़ें होंगी, पर्क्स, सैलरी, वो सब मिलेंगी। तीसरा पॉइंट है कि एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब ये जो इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 रीजनल कमिश्नर हो गए या अदर इलेक्शन कमिश्नर हो गए, इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर कह दे कि प्रेसिडेंट से कि आप इनको हटा दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। ये भी एक प्रॉफिट है इंडिपेंडेंस का, उनको स्वतंत्रता दी गई कि उनको कोई हटा नहीं सकता, चीफ अदर इलेक्शन कमिश्नर को, रीजनल कमिश्नर को कोई नहीं हटा सकता। फिर बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ sought to safeguard and ensure the independence and impartiality of the election commissioner। इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना संविधान है, वो इनको अच्छा, हाँ 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 हाँ, फ्लॉज है, मतलब फ्लॉज मतलब होता है कुछ कमी भी है इलेक्शन कमिश्नर में, है ना। इलेक्शन कमीशन में कुछ कमी भी है। अभी बताया कि इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि स्वतंत्रता कैसे दी गई है इलेक्शन कमिश्नर को, है ना। बताया कि इनका टेन्योर फिक्स है 6 साल का, इनको इनकी सर्विस कंडीशन फिक्स है, जो इनको सर्विस कंडीशन में फैसिलिटी मिलना है, सैलरी मिलना, उसको कोई हटा नहीं सकता। और तीसरा पॉइंट बताया था मैं कि रीजनल कमिश्नर जो होता है और अदर इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं हटा सकता है प्रेसिडेंट से कह के, है ना। अब आता है फ्लॉज की बात। फ्लॉज मतलब होता है कुछ कमी। कमी क्या क्या है चीफ इलेक्शन कमिश्नर में, कमीशन सॉरी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिस्क्राइब नहीं किया है लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मतलब जो क्वालिफ़िकेशन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर कैसे बनाए जाते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में अपना बताया नहीं गया है। ये पहला कमी है इसमें, है ना। दूसरी कमी की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बताया है कि कितने जो मेंबर्स है इलेक्शन कमिश्नर के, वो कितने टर्म तक रहेंगे अपने पोस्ट में, है ना। 6 साल तक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बताया, मगर उनके जो मेंबर्स हैं उनका ये नहीं बताया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो भी कब तक रहेंगे, है ना। फिर तीसरा फ्लॉज है कि जस्ट अ मिनट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर को रीअपॉइंट नहीं कर सकता है। रीअपॉइंट मतलब होता है रीअपॉइंट मतलब होता है कि एक बार 6 साल के लिए बन गए, उसके बाद कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आता है पावर्स एंड फंक्शंस। पावर्स एंड फंक्शंस, चीफ इलेक्शन कमीशन का क्या पावर और क्या फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो पावर और फंक्शन इलेक्शन कमिश्नर का क्या होता है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडवाइजरी पावर, क्वाशी जुडिशियल पावर, है ना। अब इनकी हम डिस्कस करते हैं।
क्या क्या पावर है। तो जो जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास इतना पावर है। पहले से पॉइंट में टोटल 13 पॉइंट है, मैं इसको शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो टेरिटरी एरिया के कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बता सकता है कि इलेक्शन कहाँ पे कंडक्ट कराना है। टेरिटरी एरिया के कॉन्स्टिट्यूंसी के मतलब जो टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी मान लीजिए, पौंडोचेरी है, दिल्ली है, तो यहाँ पे वो इलेक्शन कमिश्नर बता सकता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन कब कराना है। सेकेंड पॉइंट ये है टू प्रिपेयर एंड पीरियोडिकली रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स एंड रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर्स। मतलब जैसे चुनाव आते हैं तो इलेक्टोरल को रिवाइज कराना, मतलब जो मतदाता पत्र रहते हैं उसको रिवाइज कराते हैं। रिवाइज कराने का मतलब होता है, जैसे आप देखे होंगे जब जब चुनाव आता है तो कुछ लोग डेथ हो जाती है तो उनको नाम काटना पड़ता है, कुछ नए लोग जुड़ते हैं, आते हैं, 18 के हो जाते हैं, तो उनका जो जोड़ने का काम है ये सब काम इलेक्शन कमिश्नर का ही होता है। तीसरा पॉइंट है टू नोटिफाई द डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इलेक्शन एंड टू स्क्रूटनाइज नॉमिनेशन पेपर्स। मतलब चुनाव कब होना है, उसका शेड्यूल कब है, और स्क्रूटनाइज करना नॉमिनेशन पेपर्स को, है ना। स्क्रूटनाइज मतलब होता है जो जैसे विधायक, एमएलए, एमपी जो खड़े होते हैं चुनाव में, तो वो अपना नॉमिनेशन जब भरते हैं, पर्चा भरते हैं, तो उनको जांच करना ये भी इलेक्शन कमिश्नर का ही काम होता है। इलेक्शन कमिश्नर ज़िले के कलेक्टर्स को पावर देता है कि वो स्क्रूटनाइज करे जो भी एमपी और एमएलए के सीट पे खड़े हुए हैं, है ना। फिर आता है चौथा पॉइंट टू ग्रांट just a minute to grant recognition to political party and allot electrical election symbol sorry election symbol। मतलब कोई भी पार्टी है, जैसे आप देख लीजिए बीजेपी है तो उसका साइन होता है कमल, है ना, कमल है। मगर ये पार्टी जो बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब नेशनल पार्टी है, तो नेशनल पार्टी का जो दर्जा है वो कौन देता है, इलेक्शन कमिश्नर देता है ना। और इनको इलेक्शन सिंबल्स जो बांटता है, जैसे आप देखोगे बीजेपी का कमल है, पंजा जो है वो कांग्रेस का है, हाथी जो है वो बीएसपी का है, तो ये सब इलेक्शन कमीशन ही बांटता है। फिर टू एक्ट एज कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स टू देम। मतलब ये कोर्ट की तरह एक्ट करता है। जब कोई भी रिकॉग्निशन, मतलब जब पार्टी को ये सिंबल देता है नेशनल पार्टी का, तो ये कोर्ट की तरह एक्ट करता है। अगर कोई मुद्दे आएंगे तो ये उस मुद्दों में कोर्ट की तरह एक्ट करेगा, है ना। और जब इसको सिंबल भी देना होगा इलेक्शन कमीशन को कोई पार्टी को, तब भी ये कोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है अगर कोई परेशानी मुद्दे आते हैं तो। फिर बात आती है टू अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट। मतलब जहाँ चुनाव हो रहा है उसकी अरेंजमेंट कराना, तो उसमें कोई मुद्दा आ गया, कोई परेशानी आ गई, तो जो सॉल्व करता है वो इलेक्शन कमीशन ही करता है ना। अपन कवर कर लिए हैं, 5 पॉइंट हो गया, छठवां पॉइंट भी हो गया, है ना। सातवां पॉइंट है सातवां पॉइंट है कि टू डिटरमाइन कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व बाय पार्टी एंड कैंडिडेट एट टाइम ऑफ इलेक्शन। कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक रूल होता है कि जब चुनाव होते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर खड़े होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, तो वो रूल भी इलेक्शन कमीशन ही बताता है। फिर बात आती है रोस्टर फॉर पब्लिसिटी। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है जो अपना चुनाव प्रचार करती हैं रेडियो और टीवी में, उस सब को रोस्टर मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि वो प्रचार कहाँ करे, ये सब इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। फिर आता है टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर रिलेटिंग टू
डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब अगर प्रेसिडेंट एक हायर अथॉरिटी होते हैं, वो किसी भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो पार्लियामेंट में जो चुने जाते हैं एमपीज, उसको उनको डिसक्वालीफाई भी कर सकता है। मगर जो वो राय लेते हैं प्रेसिडेंट, वो राय लेते हैं इलेक्शन कमीशन से कि कौन सा जो मेंबर है, एमपी जो पार्लियामेंट होता है ना अपनी संसद, वहाँ पे कौन बैठते हैं, पार्लियामेंटेरियन मतलब जो सांसद रहते हैं अपने चुन के, तो वही सांसद को अगर हटाना हो तो प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन कमीशन की एडवाइस लेते हैं। फिर आता है 10th पॉइंट है कि टू एडवाइज द गवर्नर ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। और ये जैसे सेंट्रल में ही प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं इलेक्शन कमीशन, उसी तरीके से स्टेट में ये गवर्नर को एडवाइस करते हैं। जैसे एमएलए जो हैं उनको हटाना हो तो गवर्नर हमेशा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस लेते हैं, सॉरी स्टेट नहीं, इलेक्शन कमिश्नर की ही एडवाइस लेते हैं ना। अगर कोई स्टेट में एमएलए को हटाना हो स्टेट लेजिस्लेचर से, है ना। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा, जहाँ एमएलए लोग बैठते हैं, सदन, है ना, विधानसभा का सदन। फिर आता है टू कैंसल पोल्स इन इवेंट ऑफ रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस एंड अदर इरेगुलरिटीज़, मतलब होता है कि जैसे जो चुनाव कंडक्ट हो रहे हैं वहाँ पे कोई वायलेंस हो गया, कोई वोटिंग हो रही है मगर कोई वहाँ पे फर्जी वोट पड़वा रहा है, या फिर कोई टेंशन क्रिएट हो गई, टेंशन मतलब लड़ाइयाँ हो गई, तो अगर कोई भी चुनाव को कैंसिल कराना है तो वो इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। फिर आता है टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर फॉर स्टाफ नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, जैसे कोई भी इलेक्शन करवाने में जो भी स्टाफ नेसेसरी होता है उसके लिए जो रिक्वेस्ट करना, कंडक्ट कराने के लिए, जैसे चुनाव के लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है तो रिक्वेस्ट कौन करता है, इलेक्शन कमिश्नर ही करता है प्रेसिडेंट से, है ना। लास्ट पॉइंट आता है तो सुपरवाइज द मशीनरी ऑफ इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसका मतलब होता है कि जो इलेक्शन को सुपरविज़न करना है, जो इलेक्शन होते हैं ना अपने चुनाव कितने अच्छे ढंग से अपने स्टेट में या फिर सेंट्रल में हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की ही रहती है। फिर आते हैं अपन, ये हो गया पावर्स और फंक्शन। अभी कुछ और बचे हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट टू एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर द इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल और टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर, मतलब जैसे प्रेसिडेंट रूल जहाँ लगता है, जैसे प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, जब जब गवर्नमेंट वहाँ पे भंग हो जाती है, मतलब कोई भी सरकार वहाँ पे गिर जाती है कहिए, तब प्रेसिडेंट रूल लगता है वहाँ पे। इमरजेंसी सिचुएशन में लगता है, उसके भी प्रोविज़न होते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल लगाना है, इसकी एडवाइस प्रेसिडेंट किससे लेते हैं, इलेक्शन कमीशन से ही लेते हैं, है ना। ये और नहीं, सॉरी, इलेक्शन करवाने की एडवाइस प्रेसिडेंट लेते हैं। जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है वहाँ पे इलेक्शन करवाना है कि नहीं, ये भी एडवाइस इलेक्शन कमीशन ही अपने प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको देता है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट रूल की नहीं, सॉरी मैंने गलत कहा था। जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है वहाँ पे इलेक्शन करवाना है कि नहीं, ये एडवाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन ही देता है। फिर टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन एंड ग्रांट देम द स्टेटस ऑफ नेशनल और स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी को स्टेटस देना, नेशनल पार्टी का और स्टेट पार्टी का, है ना। जैसे
अगर कोई भी पार्टी है जैसे बीजेपी है, उसको नेशनल पार्टी कहा जाता है, उसको सिंबल दिया गया है कमल का, है ना। तो ये जो सिंबल दिया जाता है और नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है, ये तो इलेक्शन कमिश्नर देता है, ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया। मगर इसका कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है कि वो पार्टी चुनाव में कितनी सीट जीतेगी और कितनी सीट जीतेगी और कितने राज्य में सरकार बनाएगी। ये सब एक क्राइटेरिया के तहत इलेक्शन कमिश्नर कोई भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा देता है और उनको सिंबल अलॉट करता है। फिर आता है इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन को असिस्ट कौन करता है। इलेक्शन कमीशन को डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर असिस्ट करते हैं। और ये जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है, ये सिविल सर्विस से ही आते हैं, है ना। और इनको जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है, इनको असिस्ट कौन करता है, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, है ना। अंडर सेक्रेटरी रैंक के सब असिस्ट करते हैं डिप्टी कमिश्नर जो हैं। पहले तो इलेक्शन कमिश्नर को कौन असिस्ट करता है, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। फिर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को कौन असिस्ट करता है, असिस्ट मतलब होता है जैसे उनकी हेल्प करना, उनसे नीचे, जैसे इलेक्शन कमिश्नर से डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, और जैसे प्रेसिडेंट से नीचे आता है उपराष्ट्रपति, वैसे ही डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो इनको असिस्ट करने के लिए सब पैटर्न बने हुए हैं, है ना। फिर आता है स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन है, वो उसको असिस्ट करता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, है ना। ये इलेक्टोरल ऑफिसर किससे कंसल्ट करने के बाद बनाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जैसे आप देखे होंगे अपनी आप डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी रहते होंगे, वहाँ कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम करता है। और ये जो कलेक्टर होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये जो कलेक्टर होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर बना सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, है ना। और जैसे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रिटर्निंग ऑफिसर बनाना है, ये कलेक्टर ही डिसाइड करते हैं, है ना। अब आती है बात लास्ट में विज़न और मिशन। विज़न मतलब होता है नज़रिया, है ना। तो क्या नज़रिया है इलेक्शन कमीशन का मतलब क्या विज़न के साथ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन बनाया गया है कि चुनाव में एक्टिव इंगेजमेंट हो लोगों का, पार्टिसिपेशन अच्छा हो, और जो अपनी डेमोक्रेसी है, जो चुनाव होते हैं, वो बहुत मजबूती के साथ हों, है ना। ये इसका विज़न है। फिर आती है मिशन की बात। मिशन मतलब होता है लक्ष्य। क्या इसका लक्ष्य है इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन का लक्ष्य यही है कि जो इलेक्शन हो वो इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से कंडक्ट हो, और एसेसिबिलिटी मतलब होता है कि सभी लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकें। इथिकल पार्टिसिपेशन, इथिकल मतलब होता है तर्क संगत, कह लीजिए, मतलब सही लोग सही तरीके से वोटिंग करें, कोई ये ना हो कि फर्जी वोट डाले, ये सब चीज़ ना हो। ये मिशन है ना इलेक्शन कमीशन का। और प्रोफेशनलिज्म फॉर डिलीवरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना। और ये मिशन है इलेक्शन कमीशन का कि हम फ्री और फेयर इलेक्शन कराएं, जिसके द्वारा एक अच्छी गवर्नमेंट चुनी जाए। मतलब इलेक्शन कमिश्नर का ये लक्ष्य है कि वो फेयर इलेक्शन कराए, जिसके द्वारा एक मजबूत सरकार चुनी जाए,
है ना। ये मिशन है इलेक्शन कमीशन का। अब बात करते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं इलेक्शन कमीशन के, है ना। खैर ये जो लेक्चर है इसमें आपको जो मेनली पूछा जाएगा यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी में, तो जैसे यूपीएससी का पेपर तो कॉन्सेप्चुअल होता है, तो इसमें यूपीएससी के पेपर में ये जितने भी पॉइंट है, फंक्शन हो गया और क्या क्या इंडिपेंडेंस दी गई है इलेक्शन कमीशन को, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मगर जो स्टेट पीसीएस में है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको आर्टिकल पूछ सकता है, जैसे आर्टिकल में बताया था कि 324 के तहत इलेक्शन कमीशन आया है ना। और टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर्स, है ना। ये सब पूछ सकता है, 6 ईयर्स या फिर 65, 65 की एज होने तक, होने के पहले, जो भी पहले हो उसमें ये रिटायर हो जाते हैं। ये सब स्टेट पीसीएस में पूछता है ऐसे क्वेश्चन, है ना। और यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसी से कॉन्सेप्ट बेस के क्वेश्चन होते हैं। जब आप इसको पढ़ के, मैं पढ़ा दूंगा और आने वाले समय में टेस्ट सीरीज़ भी आपको करा दूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताऊंगा, है ना। तो और मेंस में जो रहता है, मेंस में आपको लिखना पड़ता है। ये जो यूपीएससी का मेंस होता है स्टेट पीसीएस का, तो इसमें मेंस में जो होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, तो आपको इसके फंक्शंस पूछ सकता है, या फिर जो करंट इवेंट्स में जो होते हैं, करंट इवेंट्स में जो चीज़ें हो रही है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, है ना, तो वो पूछता है। मगर स्टेट पीसीएस के मेंस में क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि powers and functions, explain briefly about powers and functions of इलेक्शन कमीशन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसके आपको पॉइंट्स में आंसर देने पड़ते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको केवल एक्सप्लेन किया हूँ शॉर्टली, है ना। तो ये जो लास्ट है गाइडिंग प्रिंसिपल, ये क्या होता है ना, गाइडिंग प्रिंसिपल एक दिशा प्रिंसिपल मतलब होता है एक सिद्धांत, कि किस सिद्धांत के तहत हम काम करते हैं, मतलब, है ना। तो ये ज़्यादा पूछता नहीं है एग्ज़ाम में, बट फिर भी अपन को पढ़ लेना चाहिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। तो मैं इसको शॉर्ट शॉर्ट बता देता हूँ कि क्या क्या सिद्धांत है जिसके तहत जो इलेक्शन कमीशन है वो काम करता है। पहला ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ये चाहता है कि जो इलेक्शन हो उसमें हम इक्वालिटी, सभी लोग इक्वल पार्टिसिपेशन हो इलेक्शन में, ये उसकी वैल्यू है। मतलब इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोगों का, इक्वालिटी के साथ, कोई भी भेदभाव ना हो। दूसरा है इम्पार्शियलिटी, वही इम्पार्शियलिटी मतलब भेदभाव ना हो इलेक्शन कंडक्शन में। और डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर इलेक्टोरल गवर्नेंस, और एक अच्छा डायरेक्शन और कंट्रोल करें हम किस पे, इलेक्टोरल गवर्नेंस। इलेक्टोरल गवर्नेंस मतलब होता है इलेक्शन में हम अच्छा डायरेक्शन करें, निर्देशन करें और कंडक्ट कराएं। दूसरा ये होता है कि हम फ्री और फेयर इलेक्शन कराएं, ट्रांसपेरेंट कराएं, किसी तरीके का उसमें घपला ना हो, है ना, ये चाहता है इलेक्शन कमिश्नर। और है कि वोटर फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो। वोटर फ्रेंडली मतलब वोटर को ये ना लगे कि हमको कोई डरा धमका के वोट डालने को कह रहा है, बिल्कुल फ्रेंडली माहौल हो वोट डालने का। जैसे आप देखे होंगे, आप लोग अगर डाले होंगे, 18 साल के आप हो गए होंगे तो वोट डाले होंगे, तो आप प्रोसीजर समझे होंगे, समझ रहे होंगे कि जैसे आदमी जाते हैं तो लाइन लगी रहती है, आराम से लोग बिल्कुल
जागरूक हो गए जाते हैं कि एक वोट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। उसी तरीके से एक फ्रेंडली माहौल हो, ये चाहता है इलेक्शन कमीशन, है ना। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्टेक होल्डर इंटरेस्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, मतलब ये चाहता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी और जो भी दल हैं वो इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टी अच्छे से पार्टिसिपेट करें, है ना। फिर क्या चाहता है कि ट्रस्ट हो लोगों को। इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि लोगों को ट्रस्ट हो इलेक्शन प्रोसेस में, कि जो हम प्रोसेस करा रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं, वो एक फेयर है, सही है, जिसके तहत एक नई सरकार चुनी जाएगी, है ना। फिर क्या है, फिर क्या है इसका गाइडिंग प्रिंसिपल, कि एक स्मूथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कि चुनाव हो जाए अच्छे से, मतलब एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है बुनियादी व्यवस्था करना, कि एक अच्छा इलेक्शन कंडक्ट हो सके, है ना। ये भी इलेक्शन कमीशन का प्रिंसिपल है। फिर टेक्नोलॉजी को लगाया जाए, मतलब आजकल डिजिटल इंडिया का ज़माना आप देखे होंगे, तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को करवाए। जैसे आप देखे होंगे इलेक्शन कमीशन बहुत सारे ऐप लॉन्च करता है। जैसे कोई भी इलेक्शन में परेशानी आ रही हो, कोई आपको पैसे दे के आपसे वोट खरीद रहा हो, तो सी विजिल एक ऐप है, वो शायद इलेक्शन कमीशन लॉन्च करता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए भी इलेक्शन को कंडक्ट कराना, ये भी एक प्रिंसिपल है इलेक्शन कमीशन का, मतलब एक सिद्धांत है जिसके तहत चलता है इलेक्शन कमीशन, है ना। फिर आता है, क्या है पॉइंट, reinforce of democratic value by maintaining and reinforcing confidence and trust of people, मतलब ये चाहता है इलेक्शन कमिश्नर, ये है कि मतलब वो जो विज़न है इलेक्शन कमिश्नर का, और मिशन, मतलब जो नज़रिया है और जो मिशन है, उसमें इलेक्शन कमीशन इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ पूरी तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराएं। मतलब ये कह रहा हूँ कि जो विज़न है, नज़रिया है और जो मिशन है, जो लक्ष्य है फ्री और फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराने का, उसमें इनोवेटिव आइडिया के साथ, एक अच्छी पहल के साथ इलेक्शन कमीशन चुनाव को कंडक्ट कराए, ये इलेक्शन कमीशन का हमेशा ही प्रयास रहता है ना। मतलब कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराना इनोवेटिव आइडिया के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, ये इलेक्शन कमीशन की हर बार का प्रयास रहता है, ठीक है ना। तो गाइस, ये था हमारा लेक्चर इलेक्शन कमीशन पे, है ना। आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, जो जो टॉपिक हैं, कॉमन टॉपिक जो रहते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में, तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। और भी आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और भी कोई भी क्वेरी हो और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं निश्चित प्रयास करूँगा कि आपका क्वेरी को मैं सॉल्व कर सकूँ, है ना। और जो जो कमी होगी वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।